सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे 1992, 1996, 2004 एंड ऑल। आज हम देखते हैं कि ट्रेडिंग प्रैक्टिकली कैसे करी जाती है, जो टर्मिनोलॉजीज ट्रेडिंग में यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप क्रेजी ट्रेडिंग करना है तो आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर क्यों? क्योंकि ब्रोकर ही ट्रेडिंग मेंबर होता है जो कि एक्सचेंज से राइट लेता है ट्रेड्स करवाने के लिए। ब्रोकर के पास में 3 तरह के राइट्स हो सकते हैं। पहला राइट कि वो खुद ट्रेडिंग कर सके, दूसरा होता है कि वो खुद कर सके और दूसरों की भी करवा सके, और तीसरा राइट होता है कि वो सिर्फ दूसरे लोगों की ट्रेडिंग करवा सके। इन तीनों राइट्स को लेने के लिए उसे अलग अलग अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज के पास में। इसके बेस पर ही उसे ये राइट्स दिए जाते हैं कि वो खुद ट्रेड कर सकता है, दूसरों की करवा सकता है, या दोनों चीज़ें कर सकता है। अब जैसे ही आप ब्रोकर के पास में जाएंगे तो आपको 3 तरह के अकाउंट ओपन करवाने पड़ते हैं। पहला अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, जो कि हमारा जनरल बैंक अकाउंट होता है। अगर आपका ऑलरेडी सेविंग अकाउंट ओपन है तो कोई इशू नहीं है। अगर सेविंग अकाउंट ओपन नहीं है तो आपको पहले बैंक के पास जाकर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। इसके बाद में आप ब्रोकर के पास जाते हैं और ब्रोकर के पास जाकर 2 तरीके के अकाउंट ओपन करवाते हैं। पहला अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरीज में ओपन होता है। आप ब्रोकर के थ्रू किसी भी डिपॉजिटरीज में अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स जैसे कि आपके पैसे होते हैं जो कि आप बैंक में जमा करते हैं और बाद में नेट बैंकिंग के थ्रू उन इलेक्ट्रॉनिक पैसों को आप एक जगह से दूसरी जगह या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे ही आपके शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट अकाउंट्स में रखे होते हैं। अब जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, और जब आप बेचेंगे तो वो आपके अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके के ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कि डीमेट अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। सो ट्रेडिंग अकाउंट एक सिंपल पासबुक की तरह होता है। आपने जो भी ट्रेड्स किया है, जैसे ही आपने शेयर खरीदा था तो उसकी एंट्री उस ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाती है। आपने जैसी शेयर बेचा तो उसकी एंट्री उस ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट ये भी बताएगा कि आपके पास पहले कितना बैलेंस था, शेयर खरीदने के बाद कितना बचा, और शेयर बेचने के बाद में वो कितना बैलेंस हो चुका है। ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट एक इंटरफेस होता है एक ब्रोकर और एक यूज़र के बीच का। सो ट्रेडिंग अकाउंट एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू आप आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हमें अकाउंट खुलवाना है तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही आप ब्रोकर के पास में जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे आपका पैन कार्ड लेगा। एक पैन कार्ड की कॉपी लगती है आपकी। दूसरा होता है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो कुछ भी हो सकता है। आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। तीसरा होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप लाइसेंस, आधार कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल को यूज़ कर सकते हैं। और चौथा होता है कैंसल्ड चेक। जैसा कि मैंने बताया था, सेविंग अकाउंट्स ओपन करवाना होता है। सेविंग अकाउंट का ये कैंसल्ड चेक आप आपके ब्रोकर को दे दीजिए ताकि वो आपके सेविंग अकाउंट को लिंक कर सके। इन सब चीज़ों के साथ में आपका केवाईसी कंप्लीट होता है और ब्रोकर आपको एक फॉर्म दे देता है। उस फॉर्म के अंदर आप टिक कर सकते हैं कि आपको एनएससी में ट्रेड करना है, बीएसई में करना है, या दोनों में करना है। आप सिर्फ इक्विटी पार्ट में ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटीज़ में भी करना चाहते हैं, या फॉरेक्स में करना चाहते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप उस फॉर्म को फिलअप करके अपने ब्रोकर को सबमिट कर सकते हैं। तो केवाईसी हो जाने के बाद में जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो अब आप ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। सो अब हमने देख लिया हमारा डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो चुका है। अब हमें ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट की टाइमिंग्स पता होनी चाहिए। मार्केट जो है वो मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है फ्रॉम 9:15 टू 3:30। मार्केट की टाइमिंग ये जो हमने अभी बात करी ये नॉर्मल टाइमिंग होती है जब आप नॉर्मली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल टाइमिंग की बात करी जाए तो मार्केट सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है। 9 to 9:15 कहलाता है प्री ओपनिंग सेशन, जिसमें किसी भी स्टॉक का ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है। सो अगर हम सपोज करें हम एनएससी की बात करें तो 1500 कंपनी है, तो हर कंपनी का ओपनिंग प्राइस इस 15 मिनट्स में ही स्टार्ट में डिसाइड किया जाता है। 15 मिनट्स में किस तरह से ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है, तो इस 15 मिनट्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है 9 to 9:08 का, सुबह 9 बजे से लेकर 9:08 तक। इस टाइमिंग में बिडिंग लगाई जाती है शेयर्स को बाय और सेल करने की। 9:08 से 9:12 के बीच में इन बिड प्राइस से ये फाइंड आउट किया जाता है कि किस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर मैच किए जाने वाले। सो लेट से कि कोई स्टॉक है वो 100 रुपये का था, कल ओपनिंग उसकी क्लोजिंग हुई थी 100 रुपये की। तो आज अगर अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग बिड और आस्क प्राइस मिली है, बिड प्राइस मतलब बायर्स की प्राइस और आस्क प्राइस मतलब सेलर्स की प्राइस, तो ये देखा जाएगा कि किस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मैच होने वाले हैं। वो प्राइस आज की ओपनिंग प्राइस हो जाएगी।
सो 9:08 से 9:12 के बीच में ये कैलकुलेशन किया जाता है कि कौन सी प्राइस आज की ओपनिंग प्राइस रहेगी। 9:12 से 9:15 का टाइम जो होता है वो बफर पीरियड होता है। 9:15 से फिर आपका मार्केट नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। तो जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर मैच होने वाले थे उस प्राइस पर सारे ऑर्डर्स मैच कर दिए जाते हैं और LTP वो ओपनिंग प्राइस शो हो जाती है। इसके बाद में जैसे जैसे ऑर्डर्स मैच होते जाएंगे वैसे वैसे आपका LTP चेंज हो जाता है। LTP मीन्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिस प्राइस पर आखिरी ट्रेड हुआ था। सो 9:15 से 3:30 तक इस तरीके से स्टॉक्स में प्राइस में चेंज आता रहता है। 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाता है। मार्केट क्लोजिंग के बाद में 3:30 से 3:40 का सेशन प्री क्लोजिंग सेशन होता है, जिसमें मार्केट की क्लोजिंग प्राइस डिसाइड की जाती है। अब ये क्लोजिंग प्राइस डिसाइड क्यों की जाती है? क्योंकि हमें मार्केट में आगे आने वाले सारे कैलकुलेशंस इसी प्राइस के बेस पे करना है। कैसे करी जाती है? तो 3:30 से 3:40 के बीच में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि लास्ट हाफ एन आवर का एवरेज प्राइस क्या रहा। लास्ट हाफ एन आवर मीन्स 3 to 3:30। सो 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो भी एवरेज क्लोजिंग प्राइस, जो भी एवरेज प्राइस रहा ट्रेडिंग का, वो हमारा क्लोजिंग प्राइस में आ जाएगा। अब 3:30 से 3:40 प्री क्लोजिंग सेशन हो गया। 3:40 से 4 PM पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है। पोस्ट क्लोजिंग सेशन में उन्हीं लोगों को ट्रेडिंग करना अलाउ होता है जिन्होंने कोई ओपन पोजीशन अपनी छोड़ दी है और वो उसको क्लोज करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉर्ट सेल करके उस पोजीशन को भूल गया है क्लोज करना, स्क्वायर ऑफ करना, तो 3:40 से 4 PM का टाइम उसके लिए होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि आप अपने मन से कोई भी प्राइस नहीं दे सकते। जो क्लोजिंग प्राइस एक्सचेंज ने डिसाइड करी है उस क्लोजिंग प्राइस पर ही आप आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा मार्केट 4 टाइमिंग्स में डिवाइड हो जाता है। एक प्री ओपनिंग सेशन, एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन, एक प्री क्लोजिंग सेशन और एक पोस्ट क्लोजिंग सेशन। सो मार्केट टाइमिंग्स हमने देख ली। हम नॉर्मल मार्केट टाइमिंग में ट्रेड करते हैं जनरली। नॉर्मल मार्केट टाइमिंग में ट्रेड करने के लिए आप जैसे ही कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर सबसे पहले जाता है ऑर्डर बुक में। आपने जैसे ही ऑर्डर दिया आपके ब्रोकर को, ब्रोकर वो ऑर्डर आगे फॉरवर्ड करता है एक्सचेंज को। एक्सचेंज उस ऑर्डर को चेक करता है और अपनी ऑर्डर बुक में नोट कर लेता है। इस तरीके से एक्सचेंज एक ऑर्डर बुक प्रिपेयर करता है जिसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है बिड क्वांटिटी, एक होता है बिड प्राइस, एक होता है आस्क प्राइस और एक होता है आस्क क्वांटिटी। आप जनरली NSE की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक ऑर्डर बुक देखिए वहाँ पर मिल जाएगी जिसमें ये चारों कंपोनेंट होंगे। बिड क्वांटिटी और आस्क क्वांटिटी बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी होती है, कितने ऑर्डर्स वहाँ पर अभी लगे हुए हैं। याद रखिएगा ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होते, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं कि उस प्राइस पर कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं। बिड प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर बायर बाय करना चाहता है। आस्क प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर सेलर सेल करना चाहता है। सो नाउ बिड प्राइस जिस पर बायर बाय करना चाहता है, बिड क्वांटिटी कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं बाय होने के लिए उस प्राइस पर, आस्क प्राइस सेलर किस प्राइस पर सेल करना चाहता है और आस्क क्वांटिटी कितने ऑर्डर्स लगे हुए हैं उस प्राइस पर सेल होने के लिए। ये कंप्लीट प्रोसेस, ये कंप्लीट चीज़ होती है, ये ऑर्डर बुक होती है। ये ऑर्डर बुक एक्सचेंज के पास में होती है। आप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो सबसे पहले ऑर्डर इस ऑर्डर बुक में चला जाता है। इसके बाद में एक्सचेंज फिर ये मैच करता है कि क्या आपने जो दिया हुआ ऑर्डर है बाय का, उस ऑर्डर पर कोई सेल करने के लिए रेडी है या नहीं। अगर कोई सेल करने के लिए रेडी है तो आपका ट्रेड मैच हो जाता है। जैसे ही ट्रेड मैच होता है तो आपके पास और सेलर के पास में एक कन्फर्मेशन ID आ जाता है कि आपका ट्रेड मैच हो चुका है और ये आपकी कन्फर्मेशन ID है। अगर आपका ट्रेड मैच नहीं होता है, आपने लेटेस्ट सपोज कि 100 रुपये पे कोई शेयर बाय करने का ऑर्डर दिया था लेकिन सेलर 100 रुपये पे सेल नहीं करना चाहते, तो आपका ऑर्डर बुक में बिड प्राइस के वहाँ पर आ जाएगा। सो इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट ऑर्डर्स की, कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं और कैसे कैसे ऑर्डर्स लगाए जाते हैं।